राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। एक जाटनी अपने खेत में गोबर के उपले बना रही थी, साथ ही साथ मुंह से तिल चबा रही थी। तभी वहां से राजा का बिगड़ा हुआ नौजवान लड़का गुजरा। जब उसकी नजर उपले बनाती हुई उस नौजवान सुंदरी पर पड़ी तो उसने सोचा, क्यों ना आज इसके साथ थोड़ी ठिठोली कर ली जाए। इस सोच के साथ राजकुमार अपने घोड़े को उसके थोड़ा करीब लेकर आ गया और उस जाटनी से बोला, तिल थापनी गोबर चाबनी, एक गांव को के नाम, अर्थात तिल बनाने वाली और गोबर चबाने वाली इस गांव का क्या नाम है। जाट की लड़की भी बड़ी तेज तरार थी। उसने भी राजकुमार को उसी ढंग से उत्तर दे दिया, सेल चढ़िया घोड़ा फरक कावड़िया, ता गांव को ना भी तेली, अर्थात राजकुमार पर चढ़े घोड़े और अकड़ दिखाने वाले इस गांव का नाम तेली है। जाटनी की हाजिरी जवाबी और उसके नहले पर दहले देने वाले जवाब को सुनकर राजकुमार के तन बदन में आग सी लग गई। वह ठहरा राजा का लड़का और वो एक मामूली से जमींदार की लड़की। गुस्से से लाल पीला होता हुआ राजकुमार जाटनी से कहने लगा, तेरी ये मजाल कि तू राजा के लड़के को इस तरह से जवाब दे। मैं तेरे साथ ऐसी कहानी करूंगा कि तू 7 जन्मों तक याद रखेगी। तू ये भी याद रखेगी कि तेरा पाला किससे पड़ा था। मैं तुझसे विवाह करूंगा और चौथे फेरे में ही तुझे छोड़ दूंगा। ना तो तू ब्याही रहेगी और ना ही कुंवारी। इतनी बात कहकर कुंवर वहां से जाने लगा। अब जाटनी उसे ऐसे कैसे जाने देती। उसने भी कहा, अब मेरी भी बात सुनता जा। तू बड़ा राजकुमार बना फिरता है ना। अगर तेरे ही सगे बेटे से तेरा काला मुंह करवाकर तुझे 7 जूते मरवाकर तेरे इस घमंड को चकनाचूर नहीं किया तो मैं भी असल जाट की औलाद नहीं। जाटनी की बातें सुनकर राजकुमार चुपचाप कुछ बोले बिना वहां से चला गया। राजमहल लौटकर उसने खाना पीना छोड़ दिया और अनशन करने लगा। इकलौते बेटे के अचानक बदले इस व्यवहार से राजा और रानी बड़े परेशान हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों राजकुमार ने अचानक खाना पीना छोड़ दिया। जब भी वे उसे इस सब के बारे में जानना चाहते तो वह हर बात यूं ही टाल देता। राजा इसी सोच में परेशान बैठा था। तब रानी ने उससे कहा, महाराज, नया खून है, अभी अभी जवानी में पैर रखा है, क्या पता कुछ ऐसा हो गया हो जिसे वह अपने माँ बाप को बतलाना नहीं चाहता हो। राजा बोले, तो फिर क्या किया जाए। रानी कहने लगी, महाराज, आप उसके जिगरी दोस्त को बुलवा लो और उसे राजकुमार के पास भेज दो। उसके आगे राजकुमार जरूर अपने मन की बात कहेगा। राजा को रानी की बात उचित लगी। अगले दिन जैसा रानी ने कहा वैसा ही राजा ने किया और कुंवर के खास दोस्त को बुलवाकर उसे अपने बेटे की हालत से अवगत कराते हुए उसके पास भेज दिया। कुंवर के जिगरी दोस्त ने जब उसके पास जाकर उसकी इस व्यवता का कारण पूछा तो अंदर ही अंदर घुट रहे कुंवर ने उसके आगे सब कुछ उगल दिया। जाट की लड़की के साथ हुई पूरी घटना राजकुमार ने अपने जिगरी दोस्त के सामने कह सुनाई और कहा कि उस मामूली सी जमींदार की लड़की को मैं चुनौती तो दे आया कि मैं उसे बीच विवाह के चौथे फेरे में छोड़ दूंगा। अब मेरी ये चुनौती पूरी कैसे होगी। अपने राजकुमार मित्र की बातें सुनकर उसका जिगरी दोस्त हंसने लगा और बोला, अरे मेरे यार, इतनी सी छोटी बात के लिए तुम खाना छोड़कर अनशन पर बैठे हो। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पिता यानी महाराज से अभी बात करता हूँ। कुंवर थोड़ा चिंतित होता हुआ बोला, पर मेरे पिता हमारे इस कुकर्म में शामिल क्यों होंगे। कुंवर का जिगरी दोस्त कहने लगा, तू अब उसकी चिंता मत कर। इतना कहकर जिगरी दोस्त राजा के पास गया और उन्हें आधी अधूरी बातें बताते हुए कहने लगा, महाराज, आपके बेटे का हृदय राज्य की एक जाट की जमींदार की लड़की पर आ गया है। बस उसी के चक्कर में वे खाना नहीं खा रहा है। अपने बेटे के दोस्त की बात सुनकर राजा बोले, अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी उस जमींदार के घर राजकुमार का रिश्ता पहुंचा देता हूँ। इस प्रकार राजकुमार के जिगरी दोस्त ने उसके पिता को आधी अधूरी बात बतलाकर मना लिया। राजा ने अगले दिन ही अपने एक पुरोहित के हाथों जाट के घर अपने लड़के का रिश्ता भेज दिया। पुरोहित तुरंत आदेश अनुसार जाट के घर राजा के लड़के का विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंच गया। राजा के लड़के का रिश्ता आया देखकर एक बार तो जमींदार सपोका रह गया। कहाँ वह राजा का लड़का और कहाँ हम साधारण से जमींदार। जार तो गहरी सोच में पड़ गया। उसका दिल इस रिश्ते के लिए गवाही नहीं दे रहा था, पर भला राजा के आदेश को टालने की उसकी क्षमता कहाँ थी। अतः वे विवाह के लिए तैयार हो गया। यानी जाटनी को जब ये पता चला
तो वह बिना अपने पिता को कुछ बताए मन ही मन सतर्क हो गई। उसे पता था कि राजकुमार जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। निश्चित दिन पर कुंवर बारात लेकर जाट के घर पहुंच गया। पंडित ने मंत्र आदि पढ़ते हुए लड़की को बुलाया और विधि विधान के साथ उन दोनों का विवाह कार्यक्रम शुरू हुआ। रस्म के अनुसार जब उन दोनों के फेरे हुए तो 3 फेरे होने तक तो राजकुमार ने कोई हरकत नहीं की, पर जो ही चौथा फेरा शुरू हुआ तो वह धड़ाम से गिर पड़ा। अब उसके मित्र आदि तो पहले से सारी योजना से भली भांति परिचित थे। उन्होंने आनन फानन में हल्ला मचाते हुए राजकुमार को उठाया और बोले, कुंवर को मिर्गी का दौरा आया है, ठीक होने पर इसे हम तुरंत यहाँ वापस ले आएंगे। इतना कहते हुए उन्होंने कुंवर को पालकी में लिटा दिया और शादी के बीच ही उसे ले गए। इधर जाटनी भी पहले से सतर्क थी। उसे कुंवर के मंसूबों को अच्छी तरह से पता था। चौथे फेरे के दौरान जब कुंवर बहाना करते हुए नीचे गिरा और ये सारा झमेला हुआ, उसी दौरान उसने चुपके से कुंवर की कटार निकाल ली थी। उनके जाने के बाद जाट की बेटी ने राजकुमार की कटार से बाकी बचे हुए फेरे ले लिए। इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ। अब बदले की बारी उसकी थी। वक्त बीता पर कुंवर अब उसे लेने के लिए नहीं आया। उसे तो बस अपनी कही पूरी करनी थी। जाट में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वे राजा के सामने जाकर अपनी बेटी के साथ हुए इस अन्याय की गुहार लगा सके। जाट की बेटी दिन प्रतिदिन गहरी चिंता में सूखने लगी। अंदर ही अंदर उसे ये बात कचोटती रहती कि राजा का लड़का तो उसे बीच विवाह में छोड़कर अपनी बात पूरी करके चला गया। अब वह अपनी बात को पूरा कैसे करे। आखिरकार जाटनी ने भी एक योजना बनाई। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वे अपने पिता के पास गई और कहने लगी, पिताजी, मेरा मन उखड़ा उखड़ा सा रहता है। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं मानसिक शांति के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। जाट ने भी सोचा, ठीक है, तीर्थ आदि घूमने से उसकी बेटी अपने साथ हुए इस आशय को भूल जाएगी। उसने खुशी खुशी अपनी बेटी को तीर्थ जाने की इजाजत दे दी और जाते हुए उसे राह खर्च के लिए बहुत सारा धन भी दे दिया। जाट की बेटी तीर्थ के लिए घर से निकल पड़ी, पर उसे कौन सा सच में तीर्थ जाना था। उसे तो राजा के लड़के से बदला लेना था। अतः वे अपनी बनाई योजना के अनुसार उसी नगर में जाकर रहने लगी जहाँ का राजा उस राजकुमार का पिता था। अपने पिता के दिए हुए धन आदि से जाटनी ने नगर के अंदर एक ठीक ठाक घर ले लिया और वह अपना रूप बदलकर गुजरी का रूप धारण करके राजा की नगरी में रहने लगी और कुछ बढ़िया नस्ल की गाय ले ली। योजना के तहत वे अपने गायों को हरे चारे के साथ साथ बहुत से सूखे मेवे खिलाती। मेवे चराने से गाय का दूध अति उत्तम होता चला गया। गुजरी बनी जाटनी ने अपने गायों के उस प्योर दूध से दही जमानी शुरू कर दी और शाम के समय वे पूरी बन ठनकर नगर के चौक में अपनी दही बेचने के लिए बैठने लगी। जो कोई उस गुजरी से दही खरीदने आता और दही के दाम पूछता तो गुजरी दही का भाव 200 रुपये बताती। उस समय 200 रुपये बहुत ही अधिक होते थे। एक दिन राजकुमार का दोस्त जब चौराहे से गुजरा तो उसने भी गुजरी बनी जाटनी से दही का भाव पूछा। 200 बताने पर उसने सोचा, अवश्य ही कोई खास प्रकार की दही होगी, इसलिए इतनी मूल्यवान है। उसने गुजरी से वह दही खरीदी और राजमहल में जाकर वह दही राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने जब वह दही का स्वाद चखा तो उसकी तबीयत फड़क उठी। एक राजकुमार होते हुए भी उसने ऐसी स्वादिष्ट दही कभी नहीं खाई थी। दही के स्वाद से अभिभूत हो जब उसने अपने मित्र से उस अत्यधिक स्वादिष्ट दही का राज पूछा तो उसके दोस्त ने उसके आगे सारी बात कह दी। राजकुमार ने सोचा, जिसकी दही इतनी स्वादिष्ट और इतनी उत्तम है वह स्वयं कैसी होगी। ऐसा सोचकर वह अगले दिन खुद गुजरी के पास जाने की सोचने लगा। गुजरी आम दिनों की तरह ही नगर के चौराहे पर बैठी अपनी दही बेच रही थी। तभी राजकुमार उस गुजरी के पास आया और दही मांगने लगा। राजकुमार गुजरी को बिल्कुल भी नहीं पहचान सका कि ये वही जाटनी है जिसे उसने विवाह के बीच में छोड़ दिया था। राजा का लड़का गुजरी के सौंदर्य पर मोहित हो गया। गुजरी यानी जाटनी की तो शुरू से ही यही योजना थी, वे किसी प्रकार राजा के लड़के को अपने जाल में फंसा सके। अब राजकुमार हर रोज गुजरी के पास दही के बहाने आने लगा। एक दिन गुजरी ने राजकुमार को अपने घर आने का न्योता दे दिया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों एकांत में मिलने लगे। इस प्रकार गुजरी यानी जाटनी को गर्भ ठहर गया। अगली बार जब राजकुमार उसके पास आया
तो जाटनी ने राजकुमार का हाथ पकड़कर कहा, अब मुझे मेरे घर जाना पड़ेगा। मुझे बहुत दिन हो गए हैं, घर वाले चिंता में होंगे। राजकुमार ने गुजरी को रोकने की बहुत चेष्टा की, पर वह नहीं मानी। अतः गुजरी ने राजकुमार को जल्दी ही दोबारा मिलने का आश्वासन दे दिया। उनकी बातों से सहमत हो राजकुमार उसे निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी और कहा, अब की बार जब तुम हमारे राज्य आओ तो तुम्हें कहीं बाहर ठहरने की जरूरत नहीं है। तुम पहरेदार को मेरी अंगूठी दिखाकर सीधे राजमहल चले आना। राजकुमार की अंगूठी लेकर जाटनी फिर से अपने गांव अपने पिता के पास लौट गई। तय समय पर जाटनी ने एक बड़े ही स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म पर उसने अपने पिता को भी अपनी सारी योजना बता दी। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। जाटनी अपने पुत्र के खान पान का विशेष ध्यान देती थी, जिससे वह दिन दुगनी और रात चौगुनी गति से बढ़ने लगा। जाटनी से पैदा हुआ वह तेजस्वी लड़का अपनी उम्र के सभी लड़कों से होशियार और बलवान था। खेल खेल में वह अपने साथ खेलने वाले दूसरे लड़के को पीट दिया करता था। ऐसे ही एक दिन जब वह खेल रहा था तो उसने एक ब्राह्मण के लड़के को घोड़ा बनाया और खुद उस पर सवार हो गया। घोड़े बने उस लड़के को जाट के लड़के ने बुरी तरह से पीटा। रोते चिल्लाते ब्राह्मण का लड़का जब अपने घर गया और सारी बात बताई तो उसकी माँ जल भून उठी। अत्यंत क्रोधित होते हुए वे जाट के घर आई और जाटनी पर पड़क पड़ी। कहने लगी, कहीं का न जाने किसका लड़का ले आई है। गांव के सभी लड़कों के नाक में दम किया हुआ है। मन आए उसको पीट देता है और मन आए उसको मार देता है। कहीं का गुस्से से भरी ब्राह्मणी जब ये बातें जाटनी को सुना रही थी, तब जाटनी के बेटे ने सारी बातें सुन ली। उसके तो तन बदन में आग सी लग गई। ब्राह्मणी के जाने के बाद वे गुस्से से अपनी माँ से बोला, या तो मुझे अपने पिता का नाम बता दे, अन्यथा मैं तुझे मार डालूंगा और मैं भी मर जाऊंगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। अपने बेटे के मुख से ये बातें सुनकर जाटनी की आंखें स्वतः नम हो गई। वह कहने लगी, मैं तुझे तेरे पिता का नाम अवश्य बताऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि तू अपने बाप का काला मुंह करके उसे 7 जूता मारेगा। अपनी माँ की बातें सुनकर लड़का हैरान होते हुए बोला, पर क्यों? तब जाटनी ने अपने बेटे के सामने पूरी बात खोल दी कि कैसे घमंड में चूर उसके राजकुमार पिता ने उसकी बात पूरी करने के लिए उसे धोखे से बीच विवाह में ही छोड़ दिया था। कैसे तब वह उसके पिता का घमंड तोड़ने के लिए गुजरी का वेश धारण करके उससे फिर मिली। माँ की पूरी बात सुनकर लड़का तो सन्न रह गया। कहने लगा, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने उस ब्राह्मण की बात सुनकर के आपको गलत समझा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके कहे वचनों को झूठा नहीं होने दूंगा। मैं अपने उस अहंकार पिता का मुंह काला करके उसे 7 नहीं बल्कि 14 जूते मारूंगा, 7 आपके नाम के और 7 मेरे नाम के। अपने माँ से ये वादा करके जाटनी का लड़का अपने पिता के नगर की ओर चल पड़ा। दूसरी तरफ राजकुमार ने अपने पिता के निधन के उपरांत राजकाज खुद संभाल लिया। अब वह राजकुमार नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य का राजा था। जाटनी का बेटा जब अपने पिता के नगर पहुंचा तो उसे पता चल गया था कि उसका पिता अब वहां का राजा है। लड़के ने अपने मन में डर निश्चय किया कि बेशक उसका पिता राजा हो, पर वह अपना वादा पूरा जरूर करेगा। पूरे नगर में अच्छे से घूम फिर कर देखने के बाद जाटनी का लड़का नगर की एक बूढ़ी मालिन के घर में रहने लगा। मालिन ने पहले तो उसे टकराना नहीं चाहा, पर जब लड़के ने उसे एक सोने का टक्का दिया तो उसने खुशी खुशी उसे अपने यहाँ ठहरा लिया। रात को जाटनी के लड़के ने पूरे नगर में इश्तिहार चिपका दिए कि 1.5 छेल की नगरी में 2.5 छेल आयो है, ठगो ठगा वेग कोनी। दरअसल पुराने समय में 1.5 छेल शब्द का प्रयोग बहुत ही चालाक लोगों के लिए किया जाता था और 2.5 छेल यानी चालाकों का भी चालाक। तो जाटनी के लड़के ने खुले शब्दों में पूरे नगर को चुनौती दे दी। इस शहर के सारे लोग मिलकर भी सिर्फ 1.5 चालाक है और अब उनमें 2.5 चालाक यानी मैं आ गया हूँ। अब कोई उसे ठग नहीं सकता। जो खुद ठगता है उसे ठगने वाला कोई नहीं होता है। राजा के कानों में जब ये खुली चुनौती पहुंची तो उसके ऐम को ठेस पहुंचने लगी। गुस्से से तमतमाते हुए राजा ने घोषणा करवाई कि कोई भी इस ढेल छेल काई को पकड़ेगा तो उसे बहुत बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। राजा की घोषणा नगर में फैली तो इनाम के चक्कर में नगर का कोतवाल राजा के सम्मुख पेश हुआ और कहने लगा, महाराज मुझे मौका दीजिए,
मैं उस कमीने आई छेल को आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। राजा ने कोतवाल को शुभकामनाएं दी। जाटनी का बेटा यानी आई छेल ने बातों ही बातों में बुढ़े मालिन से पता कर लिया कि नगर के कोतवाल ने उसे पकड़ने का बेड़ा उठाया है। उधर शाम होते ही कोतवाल गश्त के लिए निकल पड़ा। उधर जाटनी का लड़का एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके फटे पुराने कपड़े पहनकर नगर के चौक में बैठकर अनाज दलने लगा। कोतवाल वहां से गुजरा तो बूढ़ी स्त्री को देखकर बोला, क्यों री बुढ़िया, इस वक्त तू यहाँ क्या कर रही है? बुढ़िया बने आई छेल हकलाते हुए बूढ़ी स्त्री की तरह ही जवाब दिया, क्या बताऊं हुजूर, नगर में आई छेल आया है और अपने घोड़े के लिए दाना तलवाने का काम मुझे सौंप किया है। बस उसी के काम में लगी हूँ, वह अभी आता ही होगा। बुढ़ी की बात सुनकर के नगर के कोतवाल चहक उठा, कहने लगा, तुम हटो यहाँ से, बुढ़ी माई, और अपने ये वस्त्र मुझे दे दो। इस प्रकार नगर का कोतवाल बुढ़ी के वस्त्र पहनकर चौक में दाना तलने लगा। बुढ़िया रूपी आई छेल कोतवाल के कपड़े लेकर वहां से चपत हो गया और कोतवाल पूरी रात नगर के चौराहे में बैठा रहा, दाना तलता रहा। जब दिन निकला तो आते जाते लोग कोतवाल पर हंसने लगे। कोतवाल को क्या हो गया है जो इस बेस में नगर चौराहे पर बैठ करके दाना तल रहा है? लोगों को खुद पर हंसते देखकर कोतवाल ने तुरंत वह सारा तामझाम फेंक दिया और माथा पकड़कर बैठ गया। सोचने लगा, अरे वह आई छेल बुढ़िया का रूप बनाकर मेरे साथ ही खेल कर गया। राजा को जब सारे घटनाक्रम का पता चला तो राजा दांत पीस कर रह गया। जाटनी के लड़के ने राजा के नाक में दम किया हुआ था। नगर के कोतवाल उसे पकड़ना चाहा तो उस लड़के ने उसको भी सबक सिखा दिया। वह भी लोगों के बीच में मजाक का पात्र बनकर रह गया। इस घटना के बाद पूरे नगर में आई छेल का भय इस कदर हो गया कि अब कोई भी नगर निवासी उसे पकड़ने के लिए आगे नहीं आया। लोगों को ये बात अच्छी तरह से जच गई कि कोई भी अगर ढाई छेल को पकड़ने जाएगा तो वह उसे ही सबक सिखा देगा। राजा भी उससे अत्यंत परेशान था, अतः राजा ने उसे पकड़ने वाले को आधा राज्य देने की घोषणा कर दी। आधा राज्य के लालच में इस बार फौजदार हिम्मत करके आया। बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उसने राजा से कहा, महाराज, वह आई छेल पर अब तक उसका पाला मुझसे नहीं पड़ा है। कल सुबह वह आपके कदमों में हाजिर होगा। राजा ने बुझे हुए मन से फौजदार को भी शुभकामनाएं दे दी। इधर जाटनी के लड़के यानी आई छेल ने बातों ही बातों में फिर से बुढ़ी मालिन के यहाँ आगे वह सारी बात छेड़ दी। क्यों री बुढ़ी माई, अब की बार किसके आई छेल को पकड़ने का बेड़ा उठाया है? तब बुढ़ी मालिन दबी हुई आवाज में बोली, बेटा, अब की बार फौजदार ने उस अड़ाई छेल को पकड़ने की ठानी है। लड़का बोला, क्यों रे माई, कौन कौन है इस फौजदार के परिवार में? बुढ़िया माई बोली, बस 3 आदमी हैं, खुद फौजदार, उसकी पत्नी और उसकी बेटी, जिसे ब्याहे 12 साल बीत चुके हैं, पर उसका पति कभी उसे लेने के लिए नहीं लौटा है। बड़े किस्मत के मारे लोग हैं बेचारे। मालिन की बात सुनकर जाटनी का लड़का फौजदार को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाने लगा। वे चुपके से ज्योतिषी का रूप धारण करके फौजदार के घर के आसपास घूमने लगा। कहने लगा, कोई अपने भविष्य की पूछ लो, किसी का गया हुआ अपना कब लौटेगा, लौटेगा भी या नहीं लौटेगा, इस ज्योतिषी को सब खबर है। ये कहते हुए जब उसके 3-4 बार फौजदार के घर के आगे चक्कर लगाए तो फौजदार बाहर आ गया। उसने ज्योतिषी को अंदर बुलाया और उसके आगे अपना दुखड़ा रोया। कहने लगा, हे ज्योतिषी, मेरी बेटी की शादी को 12 साल हो गए हैं, पर मेरा दामाद उसे लेने नहीं आया है। फौजदार की बात सुनकर जाटनी का बेटा बोला, अरे जल्दी ही आपका भाग्य खुलने वाला है। ज्योतिषी की बात सुनकर फौजदार खुशी के साथ साथ अचंभित होते हुए बोला, कैसे ज्योतिषी बाबा, कृपया थोड़ा खुलकर बताइए। तब ज्योतिषी कहने लगा, आपका दामाद बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है और आपके भाग्य अनुसार वे आज रात ही आपके घर पधारने वाला है, इसलिए आज आप चौकन्ने रहिए। फौजदार बड़ा खुश हुआ। उसने ज्योतिषी को बहुत ही अच्छी भेंट दी और विदा किया। जिस बाप की जवान बेटी ब्याहे 12 साल बाद भी घर बेटी हो, उसे अगर पता चले कि उसका दामाद पूरे 12 साल बाद बीत जाने पर बेटी को लेने आने वाला है, तो भला उसे नींद कैसे आ सकती है? बिल्कुल उसी परिस्थिति में आज फौजदार भी था। वे ज्योतिषी के कहे अनुसार चौकन्ना हुआ, अपने दामाद के आने का इंतजार करने लगा। रात हुई तो जाटनी का लड़का ही व्यापारी का वेश धारण करके फौजदार के घर के आगे कहते हुए चक्कर लगाने लगा कि यहीं आसपास के घर में मेरी शादी हुई थी।
पता नहीं वे कौन सा घर है। अब फौजदार तो परिवार सहित पहले से ही कान खड़े करके दामाद के इंतजार में था। फौजदार तुरंत बाहर निकला और कहने लगा, याद कैसे रहेगा, इतने दिनों बाद तो तुम आए हो। उसे आदर सहित घर के अंदर ले गया। उसका अच्छे से आदर सत्कार किया गया। उसके लिए घर के ऊपर बने चौबारे में बढ़िया सा बिस्तर भी लगवाया गया। दामाद की अच्छे से खातिरदारी करने के बाद फौजदार खुद तो आई छेल की तलाश में बाहर निकल गया। जब आधी रात हुई तब जाटनी के लड़के ने पास सोती हुई फौजदार की लड़की को उठाया और चाकू दिखाकर धमकाते हुए बोला, जरा भी शोर किया तो जान से मार दूंगा। और उसके सारे गहने आदि भी उतरवा लिए। और जाते हुए जाटनी के लड़के ने फौजदार की लड़की को खाट से बांधकर उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। फिर बोला, कह देना अपने बाप से कि तू कहाँ आई छेल को बाहर ढूंढता फिर रहा है। वह तो तेरा जमाई बनकर घर आया था। इतना कहकर घर में रखा हुआ अन्य धन आदि रहकर जाटनी का लड़का रफू चक्कर हो गया। सुबह हुई और सारा भेद खुला तो फौजदार ने अपना सिर पीट लिया। जब राजा तक ये खबर पहुंची तो उसके सब्र का बांध भी टूट गया। कहने लगा, कोई किसी काम का नहीं है। अतः राजा ने खुद ही आई छेल को पकड़ने का बेड़ा उठा लिया। उधर जाटनी के लड़के ने बुढ़ी मालिन को लूटा हुआ सारा धन दिया और बोला, माई आज किसका बेड़ा उठाया है, उस आई छेल को पकड़ने का। मालिन बोली, अरे बेटा क्या बताऊं, उस आई छेल ने तो पूरे नगर की नींद उड़ा दी है। अब खुद राजा महाराज ही उसे पकड़ने का बेड़ा उठा रहे हैं। मालिन की बात सुनकर सातिर हंसी हंसता हुआ आई छेल बोला, ओ तो आज राजा साहब खुद निकलेंगे आई छेल को पकड़ने के लिए। इसी दिन का तो उसे शुरू से इंतजार था। रात हुई तो राजा ने नगर के चारों दरवाजे बंद करवा दिए और आखिरी दरवाजे पर अपराधियों को ठोकने वाला काट रखकर खुद वहां पहरे देने लग गया। उधर जाटनी के लड़के ने एक अत्यंत सुंदर लड़की का वेश धारण किया और हाथों में पूजा की थाली लेकर निकल पड़ा। नगर में जब सुंदर युवती बना जाटनी का लड़का राजा के नजदीक से गुजरा तो उसे देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ। सोचा, नव युवती इतनी रात को हाथ में पूजा की थाली लिए भला कहाँ जा रही है। राजा उसे आवाज देकर रोका, कौन हो तुम और इतनी रात को कहाँ जा रही हो। युवती ने अब आत्मविश्वास के साथ निर्भयता से उत्तर दिया, मैं फौजदार की बेटी हूँ। राजा बोला, इतनी रात को कहाँ जा रही हो बेटी। इस पर युवती ने कुछ लज्जा से कहा, महाराज आपको तो पता ही है, कल रात वह दुष्ट आई छेल हमारे घर आया था। लूटपाट के साथ साथ उसने मेरा धर्म भी भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए पास ही भैरव मंदिर में फिर से पवित्र होने जा रही हूँ। भैरव की कृपा से मेरा कलंक दूर हो जाएगा। इतना कहकर युवती रूपी जाटनी का लड़का वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आया फिर से राजा के पास ठिठक गया और काट की तरफ इशारा करते हुए पूछा, महाराज ये क्या चीज है। राजा ने कहा, बेटी ये काट है, इसमें अपराधियों को पकड़कर कस दिया जाता है। आज उस दुष्ट छेल आई को पकड़कर इसी के अंदर डालूंगा। राजा की बातें सुनकर बड़े ही भोलेपन के साथ युवती बने, महाराज ये भला कैसा यंत्र है, इससे पहले तो ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं देखा। अब देखूं तो सही कि इसमें अपराधी कैसे ठोका जाता है। युवती के इतना कहने पर राजा ने अपना एक पैर काट में रख दिया और बोला कि देख, इस तरह एक पैर इस छेद में डाल दिया जाता है और दूसरा पैर 3 छेद छोड़कर चौथे में फिर इस काट को बंद करके ताला लगा दिया जाता है। युवती कहने लगी, महाराज मैं देखना चाहती हूँ, कृपया आप एक बार मुझे इसमें बंद करके दिखाइए ना। युवती का भोलेपन देखकर राजा बोला, बेटी मैं तुझे इस काट में कैसे बंद कर सकता हूँ, तुम्हारा ये कोमल शरीर छिल जाएगा। अगर तुम्हें इसे देखने की इतनी ही अभिलाषा है तो ये लो, मैं स्वयं अंदर जाकर तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहकर राजा ने अपने दोनों पांव और हाथ उस काट के अंदर डाल दिए। युवती बना जाटनी का लड़का तो कब से इसी फिराक में था। उसने तुरंत उस काट को बंद करके ताला जड़ दिया। राजा बोला, अरे ये क्या कर रही हो बेटी, अब मुझे इससे बाहर निकालो, इस ताले को खोलो। तब जाटनी का लड़का बोला, मैं तेरी कोई बेटी बेटी नहीं हूँ, मैं तो तेरा फूफा आई छेल हूँ। ये सुनकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। जाटनी के लड़के ने अपने जेब से कालिक निकालकर राजा के मुंह पर मल दी। 7 जूते मारकर बोला, ये मेरी माँ के नाम के। और एक बार फिर से एक के बाद एक करके 7 जूते दोबारा राजा को झड़ दिए। फिर बोला, ये मेरे नाम के। इस प्रकार अच्छे से अपना बदला लेने के बाद जाटनी का बेटा राजा को उसी हालत में छोड़कर वहां से 9 2 11 हो गया।
बेचारे राजा की बड़ी दुर्दशा हुई। सुबह हुई तो लोगों ने उन्हें कार से निकाला। अब राजा भी आई छेल का कायल हो गया था। पर एक बात राजा को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वे सोच रहा था, मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं हूँ। फिर उसने मुझे जूते मारते हुए ये क्यों कहा, साथ मेरी माँ के नाम के और साथ मेरे नाम के। अगले दिन राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, आई छेल के सभी गुनाह माफ है। वे दरबार में हाजिर हो, राजा साहब उसे भरपूर इनाम से नवाजेंगे। और जाटनी के लड़के ने जब यह घोषणा सुनी तो वह दरबार में हाजिर हो गया और बोला, महाराज, मैं ही हूँ वह आई छेल। उसे देखकर राजा बड़ा हैरान था। उसे उसके आने की बहुत कम उम्मीद थी। कुछ देर तक राजा खुले मुंह से विचारों के उधर बुनन में खोया था। हैरानी से उसे देखता रहा। फिर जब राजा ने उसी से जूते मारने का कारण पूछा तो उसने शुरू से लेकर अब तक का सारा वर्तांत राजा को कह सुनाया। तब राजा बोला, मैंने तो उसे बीच विवाह में ही छोड़ दिया था। फिर वह मेरी पत्नी और तुम मेरे बेटे कैसे हुए? जाटनी का बेटा बोला, महाराज, जब आपने फेरों के बीच बेहोश होने का नाटक किया था, उसी क्षण पहले से चौकनी मेरी माँ ने आपकी कटार निकाल ली थी। आपके जाने के बाद बस आपकी उस कटार के साथ ही उन्होंने बाकी बचे हुए फेरों को पूरा करके विवाह को संपूर्ण किया था। और रही मेरे पैदा होने की बात, तो मेरे जन्म की कहानी आपकी यह अंगूठी बयां कर देगी। राजा ने तुरंत अपनी उस अंगूठी को पहचान लिया जिसे उसने गुजरी को दिया था। फिर राजा ने जाटनी को आदर सहित अपने राज्य में बुलवा लिया। जाटनी और उसके लड़के से अपने किए की माफी मांगी। राजा ने आई छेल को अपना बेटा मान के उसे युवराज घोषित कर दिया और जाटनी को अपनी पटरानी बना लिया। इस तरह जाटनी ने भी अपनी कही पूरी करके दिखाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।